जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ओरिजिन पॉइंट में। आइए, कल हम लोग देखे थे 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम हुआ स्कूलों में, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। कल हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। आज उसके आगे हम लोग देखने का काम करेंगे। कल मैंने बहुत अच्छे डिटेल्स में करा दिया था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था। आज थोड़ा जरूरत की चीजें बताएंगे और उसके बाद कल मैंने ज्यादा डिटेल कर दिया था इसलिए वीडियो कुछ, लेकिन आप लोग देखिएगा बहुत उसमें नॉलेजेबल चीजें मैंने बताने का कोशिश किया है। आपको एक एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन उसमें मिलने का काम हो सकता है, जो आपको एग्जाम मुझे फायदा करे। कहा जाता है कि सेंटअप एग्जाम जो होता है उसी का पैटर्न फॉलो होता है मेन एग्जाम में, इसलिए इस पेपर को अच्छा से आप लोग तैयारी में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 से 43 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? देखिए दार्शनिक अगर पूछे तो इसका आंसर होगा फ्रांस। दार्शनिक क्या होता है? अब ये जो वर्ड है आपका दार्शनिक, ये क्या होता है? जैसे आज के समय में आप ऑलराउंडर देखते होंगे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा देते हैं, उसी तरह पुराने जमाने में बहुत क्षेत्रों में ज्ञान रखने वाले लोग को दार्शनिक कहा जाता था। एक से ज्यादा क्षेत्रों में जो ज्ञान रखते थे उनको दार्शनिक कहा जाता था। लेकिन रूसो का अगर जन्म पूछे तो जन्म हुआ था जेनेवा में। रूसो का जन्म जिनेवा में हुआ था। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, चाइना से आप लोग परिचित होंगे। आपका क्वेश्चन था रूस कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए गोल घर का निर्माण कब हुआ था? देखिए पहले तो गोल घर है कहाँ? गोल घर है बिहार की राजधानी पटना में। गोलघर इसमें गाना भी है। गोलघर कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना में। आइए कह रहे कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ये बहुत पहले की बात है, यानी 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ध्यान दीजिएगा कि रखा पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में रखा गया था, कि पारित पूछ रहा है। इसमें पारित पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? पारित हुआ था। तो ये पारित हो गया था कहां पर? आपको नागपुर अधिवेशन में पारित कराया गया था इसको, नागपुर अधिवेशन में। लेकिन पूछे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां रखा गया था, तो ये रखा गया था कोलकाता अधिवेशन में रखा गया था। और कोई ऑप्शन आपका इसमें काम का रखा किसने था? महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। असहयोग आंदोलन यानी अंग्रेजों का सहयोग अब हमें नहीं करना है, इसी को बंद किया गया था। चौरा चोरी घटना होने के बाद, यानी यूपी में एक जगह है वहीं पे चौरा चोरी की घटना हुआ था, उसके बाद इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ताशकंद कहाँ है? रूस में। ताशकंद कहाँ है? रूस में। वहीं पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर स्थापना पूछे ताशकंद में, ध्यान रखिएगा पूछ क्या रहा है, ताशकंद पूछ रहा है कि भारत में। अगर ताशकंद पूछेगा तो इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। अगर भारत में पूछेगा तो इसका आंसर होगा सत्य भगत। अगर भारत में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा सत्य भगत। ये देखिए बोमेश चंद्र बनर्जी, इसी को शॉर्ट में लिखता है डाबू सी बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। कांग्रेस जिसकी स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुआ था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे रमेश चंद्र बनर्जी। किया किसने था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो एक आयरलैंड के असैन्य अधिकारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? देखिए यंग इटली की स्थापना किया था जोसेफ मेजनी ने। जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं। सबसे पहले इटली का एकीकरण करने का प्रयास जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। एक और संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? ध्यान दीजिए, इसका स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था। मेजनी के द्वारा एक और संगठन बनाया गया था यंग इटली के बाद उन्होंने यंग यूरोप भी बनाया था। यंग, कल भी मैंने बताया था इसको, यंग यूरोप। यंग यूरोप, इसकी स्थापना इन्होंने 1800
1934 ईस्वी में की थी। ये दोनों का एक ही उद्देश्य था, यानी इस संगठन के माध्यम से अगर यंग इटली कीजिएगा तो इटली को एकीकरण करना, और यंग यूरोप कीजिएगा तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाकर यूरोप का एकीकरण करना। लेनिन रूस के में इन्होंने सरकार बनाई थी। स्टालिन लेनिन की मृत्यु के बाद आए थे। गैरीबाल्डी बहुत खतरनाक आदमी था, इटली की एकीकरण की तलवार कहते हैं गैरीबाल्डी को। ये तलवार म्यान महीने तक खुले लेके चलता था, तलवार के दम पे इसने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था, और उसी समय कैबिनेट मिशन आई थी। उसी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा है क्या? यानी इसी के द्वारा भारत में संविधान बनाने का काम किया गया था, और संविधान बनने के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। और कोई डेट? 1947 देश आजाद हुआ। 1949 संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जबकि पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन आंशिक रूप से या अंकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विधि दिवस या कानून दिवस इसी को बोल सकते हैं, विधि दिवस। और तो कोई ऑप्शन आपके काम का है नहीं। चलिए हम कोशिश करते हैं कि चारों ऑप्शन से आपको कुछ न कुछ जानकारी दी जाए। चलिए आंसर बताना हो तो ये 10 मिनट का पेपर ही, 10 से 15 मिनट में आंसर बताया जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चारों ऑप्शन से आपको कुछ न कुछ जानकारी, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में आता है? देखिए, जो सरकार के द्वारा सूची बनाई गई 3 प्रकार की। एक तो संघ सूची आप देख रहे हैं, एक होता है राज्य सूची, राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। सम सूची पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है, राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का काम संघ और राज्य दोनों सरकारें करती हैं। देखिए पूछ क्या रहा आपको, संघ सूची में है कौन सा विषय? शिक्षा। देखिए शिक्षा पर दोनों कानून बनाती है, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों। स्वास्थ्य, इस पर भी दोनों सरकारें कानून बनाती है। पुलिस, ये तो राज्य सूची के अंतर्गत आता ही है। लेकिन संचार जो सेवा है ये केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है, और ये संघ सूची के अंतर्गत आ जाता है। हमारे संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट आइए। चलिए संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? देखिए संविधान संशोधन करने के लिए, किसी भी नियम को बदलने या लाने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, 2/3, देख लीजिए 2/3। और किसी बिल को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। उपस्थित सदस्यों का 50% से ज्यादा अगर बहुमत मिल गया तो कोई विधेयक पारित मान लिया जाता है। लेकिन संविधान में बदलना है तो विशेष बहुमत चाहिए 2/3, 1/3 1/4 नहीं, 2/3, 2/3। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा हुई? राष्ट्रीय स्तर यानी देश के स्तर पर पूछ रहा है, तो ये शुरुआत किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद है आगे में, वहां डिटेल करेंगे कौन द्विस्तरीय था, कौन त्रिस्तरीय था। आइए यहाँ जान सकते हैं। इनके आधार पे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की लागू की गई थी। अशोक मेहता ये भी दिए थे, इनके आधार पे 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ये 2 लोगों का यहाँ आपको नाम मिलता है पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। देखिए संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था के लिए
कौन सा विधेयक लाया गया था? तो लाया गया था 73 यानी 73 विधेयक लाया गया था। और ये लाया कब गया था? 92 में इसे लाया गया था, जबकि 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने इसको लाने का काम किया था। ये क्या है? ये भी अपने इंपॉर्टेंट है। ये है पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पंचायत यानी नगर पंचायत। उस 73 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी और इसके द्वारा नगर पंचायत लाया गया था, नगरीय व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था भारत में 3 प्रकार की हम बताएं तभी बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले शुरू होता है ग्राम पंचायत, यानी ये पहला स्तर होता है, सॉरी, आपका पहला स्तर होता है। दूसरा स्तर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पे होती है। और तीसरा जो स्तर होता है जिला स्तर पे, जिला पंचायत, यानी ये गांव के लिए, ये ब्लॉक के लिए। तो आपका क्या पूछ रहा है? दूसरा स्तर पूछ रहा है, यानी हो जाएगा आपका आंसर पंचायत समिति के अलग अलग चुनाव होता है। यही समिति मिलकर फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि वोट करने के लिए किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग भी इसे जानते होंगे। इंदिरा गांधी के द्वारा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के पूरे जीवन काल में ये काला धब्बा माना जाता है आपातकाल, जो इन्होंने लागू किया था 1975 में। 2 वर्ष तक भारत में आपातकाल चला था, 1977 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार भी चली गई थी जेपी आंदोलन के चलते। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के लड़के, ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। एच.डी. देवेगौड़ा, ये भी प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री थे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? देखिए, चिपको आंदोलन यानी इसमें पेड़ को बचाया, पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया गया था। पेड़ काटने पर इसको विरोध कर रहे थे लोग। और इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड से किया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड से किया गया था। उत्तराखंड आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये बना कब था? 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए, निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? देखिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी देश के स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी की। और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी। ये तीनों पार्टी जो है राज्य स्तरीय पार्टी है। तो अब आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये शुरुआत हुआ था सबसे पहले राजस्थान से, सूचना के अधिकार आंदोलन। और इसको सरकार ने मान्यता दिया था 2005 में इसको, यानी कोई भी हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको सूचना मिलेगी। चलिए, एज मैक्सिमम हो गया, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महापौर यानी नगर निगम के जो मेयर होते हैं, पटना में उसी को महापौर का, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पटना में मेयर को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है फिक्स होता है 5 वर्ष के लिए। मेयर ही है, लेकिन पटना में उसका नाम है महापौर। पूछ देता है कि पटना में मेयर को क्या कहते हैं? महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? कह रहा है कि हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ यानी पैसा के मामले। देखिए, हरित क्रांति लाई क्या हुई थी? खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। इसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ था गेहूं की जो फसल होती है
उसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाला जो राज्य था वो पंजाब था। अभी भी गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पर है, जबकि उत्तर प्रदेश केवल पूछे गेहूं सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं तो न होगा नहीं। पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। हरित क्रांति लाया किसने था? तो एस.एन. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति भारत में लाई गई थी, जिसमें गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? देखिए पानी के निजीकरण के विरुद्ध आपके पॉलिटी की किताब में पढ़ना है, और ये संघर्ष हुआ था बोलीविया में। एक निजी कंपनी को पानी का टेंडर दे दिया गया था, फिर विरोध के बाद पुनः नगर निगम को हवाले कर दिया गया था। नेपाल बिहार का पड़ोसी देश, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, आप लोग जानते हैं। श्रीलंका भारत के एकदम नीचे में, निचले छोर पे, यहाँ छोटा सा देश देखिएगा इस तरह लटका हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? देखिए भारत में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बिहारी को लीजिएगा तो यहाँ पे कई दलें हैं, तो भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था चीन रूस, यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका इंग्लैंड, यहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है। चलिए, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? काफी चर्चित आदमी है, और आप लोग चूंकि दिमाग लगा कर इस क्वेश्चन को मार सकते हैं, चूंकि हम बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। अब बिहार से पड़ोसी सबसे सटा हुआ राज्य कौन है? नेपाल, और वहीं के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए, ये सब देश के बारे में हम जानते हैं। देखिए, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ये हमारे राज्य में की गई थी, बिहार राज्य में। और ये हुआ कब था? 1903 में ही हो गया था, जो आज बंद पड़ा हुआ है। ये कहाँ था? सारण जिला में हुआ था। सारण जिला के एक जगह है मढ़ौरा, मढ़ौरा में किया गया था। महाराष्ट्र में कहते हैं, भारत की उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, कर्नाटक सोना के उत्पादन, यहाँ पे विशेषता क्या है? सोना का यहाँ खदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। चरक का संबंध किस देश से? चरक को भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वो भारत के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए आ जाइए, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, और कितना किलोमीटर तक? तो 200 किलोमीटर तक। क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं है। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत या निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व मतलब होता है मालिक, मालिकाना हक किसके पास है। लेकिन ये पूछता है कि नहीं है, नहीं है तो ये निजीकरण नहीं, उपयोग के आधार पर। ये निजीकरण संसाधन का कौन सा वर्गीकरण? उपयोग के आधार पर। एक नवीकरणीय और एक इसी का भाग है अनवीकरणीय। उपयोग के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, वो उसी का है नवीकरणीय। चलिए, और कोई तो है ही नहीं, आ जाइए। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी। तो यहाँ सोन नदी है, नर्मदा नदी तो है नहीं। गंडक गंगा की सहायक नदी, पुनपुन गंगा के सहायक नदी, कोसी नेपाल से आती है बिहार में। चलिए, अब तक कुछ है नहीं। बिहार में कितने % कृषि क्षेत्र? देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 टाइप में पूछा जाता है। अगर बिहार में पूछे कि कितनी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, 80%। इसका ऑप्शन हो जाएगा 80%। कितनी आबादी कृषि कार्य पर निर्भर करती है? 80%।
तो कह रहा है कितना कृषि क्षेत्र, क्षेत्र पूछ रहा है, क्षेत्र आपको है इसमें 59.6 लगभग 60, यानी लगभग 60 के आसपास भारत बिहार में कृषि क्षेत्र है। और जनसंख्या का बात करें, कितनी जनसंख्या लगी हुई है, निर्भर है 80%। दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिए, दो ही क्वेश्चन यहां से बनता है। श्वेत क्रांति का संबंध देखिए, नाम से ही जाहिर है श्वेत क्रांति, यानी ये लाया गया था दूध उत्पादन में। आप लोग जानते हैं कि भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 है, और कौन है, अंडा। इसके लिए लाया गया था रजत क्रांति, रजत क्रांति, इसके लिए रजत क्रांति लाया गया था। श्वेत क्रांति लाया गया था श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, शुष्क जलवायु। कैसी जलवायु, शुष्क जलवायु खूब पूछता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है। चलिए चारों देख लेते हैं। ये देखिए, गेहूं रबी फसल में आ जाता है। अभी हमारे यहाँ धान का पौधा लगा हुआ है, इसको कटने के बाद जस्ट गेहूं बोया जाएगा। चावल खरीफ में, मूंगफली और अरंडी, ये आपका दोनों में मिल जाता है देखने का। चलिए भारत, और एक क्वेश्चन पूछे, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, चावल, चावल या धान कुछ भी दे दे हो जाएगा। चलिए आइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ किन राज्य को मिलता है। देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना है क्या, पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी पे, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, जबकि अगर बिहार का शोक पूछ दे तो कोसी नदी को, किसको, कोसी नदी को। नेक्स्ट टाइम आपका आंसर इसमें हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल होता तो वो और सही आंसर होता। चलिए, निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कह रहे कि लोहा का एक प्रकार है, चारों डिल कर लेते। लिग्नाइट कोयला का प्रकार है, इसमें इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। बिटुमिनस विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत में भी सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला का सबसे उच्च क्वालिटी जो है एंथ्रासाइट। कार्बन के आधार पर कोयला को बांटते हैं 4 प्रकार से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, जबकि हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। चलिए, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, ये औषधि है और इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। इसके इलाज में, कैंसर के इलाज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेज मैक्सिमम हो गया तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण है, यानी कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो सूखा पड़ता है। तो ये आपका दक्षिणी बिहार सूखा पड़ता है, आपका उत्तरी बिहार का पूरे बाढ़ से प्रभावित रहता है। चलिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। कह रहा है कि जो भूकंप आता है और जहां उसका ओरिजिन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधिकेंद्र, यानी यहीं से भूकंप का केंद्र जहां होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहे, निम्न में किसे सर्वाधिक खतरनाक सूखा माना जाता है। सर्वाधिक खतरनाक, पर सामान्य सूखा, मौसम सूखा नहीं, कृषि सूखा। कृषि सूखा में खदान संकट उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ से हानि होती है, पर बाढ़ से किसको हानि होती है, फसलों को बिल्कुल होती है, भवनों को बिल्कुल होती है, पशुओं को, यानी इनमें से सभी को हानि होती है। आइए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। कह रहे हैं कौन प्राकृतिक आपदा है, सांप्रदायिक दंगे नहीं तो कृत्रिम, आतंकवाद एकदम कृत्रिम, मानव के द्वारा किया, परमाणु विस्फोट एकदम कृत्रिम है, मानव के द्वारा किया था। लेकिन सुनामी कभी मानव के द्वारा नहीं लाया जा सकता है, यानी प्राकृतिक आपदा में सुनामी, तूफान, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। चलिए, आपका सोशल साइंस का
सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कशन मैंने कराया। आगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि जो पेपर बचा हुआ है आपका उसका भी डिस्कशन बेहतर तरीके से आपको देने की कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट ला सके और भविष्य में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। चलिए।